हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 10 विविध संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कार्य की और कार्यकर्ता की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्यस्थल की यानी वर्क प्लेस। तो आइए शुरू करते हैं। वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल, ये वो स्थान है जहाँ कोई भी कार्यकर्ता यानी कि जो वर्कर है वो किसी काम को निष्पादित करते हुए कार्य करता है। किसी भी काम को करने की जो जगह होती है उसी को हम कहते हैं कार्यस्थल यानी कि हमारा वर्क प्लेस। बच्चों, हमने पहले बात कर ली है कार्य क्या होता है और कार्यकर्ता के बारे में। कार्यस्थल के कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो स्कूल है ना, अध्ययन कक्ष यानी कि आपका जो स्टडी रूम है, और अगर हम एक गृहिणी की बात करें, हाउसवाइफ की बात करें, तो जो उसका किचन है वो उसका कार्यस्थल है। कार्यस्थल के अनेक उदाहरण हो सकते हैं जहाँ पर भी आप काम करते हो और कोई भी काम करते हो, फिर चाहे वो पढ़ना है या खाना बनाना है या साफ सफाई करना है। कार्य करने की खराब परिस्थितियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के लिए और कार्य का निष्पादन और उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए समुचित डिजाइन वाला कार्यस्थल महत्वपूर्ण होता है। समुचित डिजाइन से हमारा ये आशय है जिससे कार्य करने में सुविधा हो और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके, क्योंकि जहाँ पर अगर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ पर परिस्थितियाँ खराब हैं, एनवायरनमेंट क्लाइमेट सही नहीं है, तो हम स्वास्थ्य से संबंधित अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और अगर हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो काम की जो आउटकम है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है, वो अगर सही हो, वो अच्छी हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कार्यस्थल है, जो वर्क प्लेस है, वो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। फिर चाहे स्टडी रूम है या किचन है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई क्लर्क है, उसकी जो डेस्क है और उसकी जो चेयर है अगर उसकी हाइट के हिसाब से है, यानी काम करने वाली मेज और कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि उसको काम करते वक्त अधिक थकान महसूस नहीं हो। वो कुर्सी ना बहुत ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा नीची होनी चाहिए। वो उसकी शारीरिक संरचना के अनुसार अगर है तो वो काम को जल्दी करता है, काम अधिक करता है, तय समय से कम समय में कर लेता है। इतना ही नहीं, उसे थकान भी कम होती है। और अगर उसका जो डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है, जो पेपर्स हैं, वो अलमारी अगर उसके कुर्सी के पास में ही है, यानी कि उसको किसी भी पेपर को रखने के लिए या किसी पेपर को या फाइल को उठाने के लिए बार बार अपनी सीट से उठकर दूर नहीं जाना पड़ता, अलमारी उसके इस तरफ या पीछे ही रखी हुई है जहाँ उसको आसानी हो, तो उसका काम और अधिक ईजी हो जाता है। इसी को हम कह रहे हैं समुचित डिजाइन। हम इसे और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेंगे। प्रत्येक कार्यस्थल, कार्यकर्ता और काम दोनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। देखिए, हमने इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था कि इन तीनों के बीच में आपसी जो संबंध है वो बहुत गहरा होता है। इन तीनों में संबंध होता है, किसमें? कार्य में, कार्यकर्ता में और कार्यस्थल में। इसलिए जो हर कार्यस्थल है उसका जो डिज़ाइन है इन दोनों के हिसाब से होना चाहिए कि काम कैसा है और कार्यकर्ता कौन है, ताकि कम से कम ऊर्जा खर्च करते हुए, यानी एनर्जी भी कम लगे और कार्य को सुविधापूर्वक और सुचारू ढंग से और स्किलफुल यानी कुशलतापूर्वक कंप्लीट किया जा सके। कार्यस्थल में निम्नलिखित संगठक होते हैं। देखिए, अभी हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम इसे दो तरीकों से समझेंगे, जिसमें पहला है भौतिक और रासायनिक पर्यावरण और दूसरा है कार्य धरातल यानी कि वर्क सरफेस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक पर्यावरण की, यानी फिजिकल एंड केमिकल एनवायरनमेंट। क्या अंतर्गत आता है इसके? कार्यस्थल में विशिष्ट रूप से अनेक भौतिक और रासायनिक पर्यावरण कारक होते हैं और हम उन कारकों के संपर्क में आते हैं जहां भी हम कार्य करते हैं। फिर चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो या रासायनिक पर्यावरण हो, हम उनके संपर्क में आने से बच नहीं सकते, लेकिन हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उनके संपर्क में अगर आए भी तो इतना अधिक ना आए कि उनका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव हो या वहाँ का वातावरण ऐसा हो जो हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव न डाले, हमें बीमारियों से ग्रसित ना करे। तो इसलिए किसी भी कार्यस्थल को चुनते या बनाते समय
कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें पहले नंबर पे आता है शोर। बच्चों, आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि किसी भी कार्यस्थल को बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो हम बात कर लेते हैं शोर की, यानी कि नॉइज़ की। ऊंचे स्तर का शोर कोई काम करते समय हमारी एकाग्रता को प्रभावित करता है, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट करता है। बच्चों, आपने देखा होगा जब कभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अचानक से घर में गेस्ट आ गए, आपको पता है कि आपका कल एग्ज़ाम है, आप पूरी कंसंट्रेशन से पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ भी है, आपका ध्यान भी पढ़ाई में है, आप फुल ऑफ एनर्जी हैं, लेकिन गेस्ट के साथ कुछ बच्चे हैं जो बहुत अधिक शोर बचा रहे हैं, या मम्मी किचन में खाना बना रही है, बार बार कुकर की सीटी बज रही है। उसी वक्त गली में से कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो लाउड स्पीकर पे कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है, या पास में कोई गुरुद्वारा या मस्जिद या कोई मंदिर है, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, या गली में से कोई जुलूस निकल रहा है। तो ये सारी आवाज़ें आपकी एकाग्रता को, आपकी कंसंट्रेशन को प्रभावित करती है और आप पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हो। या हम बात करें एक छोटे से और एग्जाम्पल की, कोई बुज़ुर्ग है, उसे आराम की आवश्यकता है, उसे नींद की आवश्यकता है, तो आसपास का जो शोर है उससे उसे नींद नहीं आ रही और उसका जो आराम है वो प्रभावित हो रहा है और इससे उसके स्वास्थ्य पर असर होता है। शोर का स्रोत घरेलू भी हो सकता है और भीतरी भी हो सकता है। ये सारी जिनकी अभी अभी हमने बात की थी, टीवी की आवाज़, प्रेशर कुकर की सीटी, नल से पानी का बहना। देखिए, जब पानी से नल बह रहा होता है वो भी हमें डिस्टर्ब करता है। कई बार हम बहुत आराम से शांति से सो रहे होते हैं, चारों तरफ शांति हो रही होती है, लेकिन जो टप 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 नल की आवाज़ होती है वो भी हमें डिस्टर्ब करती है, हमें परेशान करती है और हम सो नहीं पाते। मशीनों का चलना, बाहर से कोई भी आवाज़, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं जिसकी हमने अभी बात कर ली। इसका सेकंड एग्जाम्पल है प्रकाश व्यवस्था, यानी कि रोशनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है। हम कहीं पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे रोशनी की या लाइट की व्यवस्था सही नहीं है तो ना केवल हमारी आंखों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारी जो काम करने की स्पीड है, हमारी जो एनर्जी है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। प्रकाश व्यवस्था क्या होती है? कार्य की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा, यानी कितनी मात्रा में हमें लाइट मिल रही है, किए जाने वाले काम और कार्यकर्ता की आयु, गतिविधि की अवधि, बल्ब, ट्यूब आदि की स्थिति, कार्य क्षेत्र की रंग योजना आदि के आधार पर कार्यस्थल अच्छी तरह प्रकाशयुक्त किया जाना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, जो रूम में या किसी भी जगह पर वहाँ पर जो पेंट है, वहाँ का जो कलर है, वो भी हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। कई कलर्स ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि कमरे में बहुत अधिक रोशनी हो, और कई कलर्स ऐसे होते हैं रोशनी होते हुए भी ऐसे लगता है बहुत अधिक अंधकार हो। कहीं पर बल्ब और ट्यूब है वो कम रोशनी देते हैं, कहीं पर अधिक रोशनी देते हैं, है ना। और कार्यकर्ता की जो आयु है, यानी जो वृद्ध आयु है, उसमें हमारी आंखों की रोशनी कम होती है तो हमें अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। गतिविधि की अवधि, यानी कि ड्यूरेशन, हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी ड्यूरेशन क्या है, इन सब के आधार पर जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे लाइट का यानी रोशनी का मैनेजमेंट होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं जलवायु यानी कि क्लाइमेट की। देखिए, जलवायु बहुत अधिक हद तक हमें प्रभावित करती है। एक गृहिणी जो किचन में काम कर रही है, गर्मी बहुत अधिक है, उसे पसीना बहुत अधिक आ रहा है, और वैसे ही जब किचन में गैस चलता है तो गर्मी और अधिक लगती है, तो उसकी काम करने की स्पीड भी प्रभावित होगी और उसका इंटरेस्ट भी प्रभावित होगा, उसकी एनर्जी भी अधिक लगेगी और उसका काम में भी मन नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा दिया जाए या किचन में ऐसी खिड़कियां हो जिनको खोलने से गर्मी कम लगे, सफोकेशन कम हो या हवा भी आती रहे, तो उस गृहिणी का काम भी आसानी से होगा, उसे थकान भी कम होगी और उसकी रुचि भी उसमें समाप्त नहीं होगी। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख कारक हैं। कौन कौन से हैं? वायु का तापमान, गर्म और ठंडे धरातलों का विकिरण तापमान, वायु का वेग और सापेक्षित आर्द्रता। देखिए, कई बार क्या होता है, हम काम तो अच्छे से करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर हमें ठंड इतनी अधिक लग रही है कि हम काम ही नहीं कर पा रहे। गर्मी का अभी अभी हमने एग्जाम्पल लिया, या हम कहीं छत पर पढ़ाई कर रहे हैं, हवा इतनी तेज़ चल रही है कि हमारे पन्ने बार बार उड़ रहे हैं, तो हम कोई भी काम ही नहीं कर पा रहे, अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें भी कार्य को प्रभावित करती है।
है। ये कारक कार्य कर रहे व्यक्ति की ऊर्जा खपत को भी प्रभावित करते हैं, यानी कि हमारी जो एनर्जी का कंजप्शन है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है, उसको भी ये प्रभावित करते हैं। अब जो भीतरी जलवायु है उसे तो हम सेट कर सकते हैं, गर्मी है तो हम पंखा चला सकते हैं, इतना ही नहीं हम एसी का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर सफोकेशन बहुत ज़्यादा है तो हम एग्जॉस्ट फैन का यूज़ कर सकते हैं, ठंड बहुत अधिक है तो हम रूम हीटर का यूज़ कर सकते हैं, कूलर लगा सकते हैं। ऐसे कृत्रिम साधनों द्वारा हम भीतरी जलवायु है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी उस क्लाइमेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं जिससे जो काम करने वाला है उसको काम करने में आसानी हो। अब अगली बात हम कर रहे हैं विकिरण की, यानी कि रेडिएशन की। बच्चों, आपके 10th के साइंस के लेसन में आपने विकिरण के बारे में पढ़ा होगा, अल्फ़ा, गामा, बीटा रेज, है ना, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्स रेज। तो जब कोई पदार्थ विद्युत चुंबकीय प्रकार की किरणें या तरंगे निकालता है, इन तरंगों को हम कहते हैं विकिरण, जो आप अपने 10th के साइंस में पढ़ चुके हो ऑलरेडी। विकिरण के जो प्रकार हैं कौन कौन से होते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्स रेज, है ना, अलग अलग तरह के विकिरण होते हैं। उनकी तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी और उद्भासन की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, इन सब के आधार पर कुछ तो इसमें हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन कुछ हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो वर्क प्लेस पे ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसे विकिरण बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े और हम बीमारियों के शिकार हो जाएं। इसका अगला फैक्टर है सूक्ष्म जैविक प्रदूषण, यानी कि माइक्रोबायोलॉजिकल पॉल्यूशन। देखिए, हमारे चारों तरफ बहुत सारे सूक्ष्म जीव विद्यमान होते हैं, वायु में, जल में, हमारे आहार में और हमारे शरीर के अंतर्गत, है ना। और हम अपने पर्यावरण में निरंतर इन सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म जीव कब पनपते हैं? जब हम स्वच्छता को, साफ सफाई को, इन सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं, तभी ये सूक्ष्म जीव पनपते हैं। स्वच्छता के सिद्धांतों की बात हमने हमारे पिछले वीडियो में की थी, जो कि हमारा इसका क भाग था। स्वास्थ्य और पोषण के अंतर्गत, स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत हमने इनकी बात की थी। अगर हम साफ सफाई का, हाइजीन का, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तब ये सूक्ष्म जीव नहीं पनपते हैं। और अगर ये सूक्ष्म जीव पनपते हैं और हानिकारक हैं तो ये रोग पैदा कर सकते हैं, बहुत तरह के रोग हो जाते हैं। हमने अलग अलग रोगों की बात भी की थी। अगर हम खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथ नहीं धोते हैं, हमें डायरिया हो जाता है, हम लूज मोशन, वॉमिटिंग इनके शिकार हो जाते हैं। हमें खाना बनाने से पहले भी अपने हाथ धोने चाहिए, हमें शौच जाने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। अलग अलग बातें हमने की थी जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसे शुरू करने से पहले उसे अपने हाथ धो लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उसने अपने हाथ नहीं धोए तो उसके हाथों पर जो विद्यमान सूक्ष्म जीव हैं उससे हमारा जो भोजन है वो संदूषित हो जाएगा, और अगर हम संदूषित भोजन खा लेंगे तो हमारा जो शरीर है बीमारियों से घिर जाएगा, हम अनेक रोगों के शिकार हो जाएंगे। इसलिए बार बार आपको घर पे सिखाया जाता है कि आपको खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना है ना। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक पदार्थ यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस की। हम रासायनिक पदार्थों से भी घिरे रहते हैं जो हर समय द्रव, गैस, वाष्प, धूल या ठोस रूप में हमारे पर्यावरण में मौजूद होते हैं। हम इनकी यहाँ डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी अभी आप 10th क्लियर करके आए हैं, आपने इसे डिटेल से समझ लिया है। हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इनमें से कुछ जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए असुविधा पैदा करते हैं और हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए हमारे कार्यस्थल पर हमें इन चीज़ों का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि ये जो रासायनिक पदार्थ अगर वहाँ मौजूद हैं वो हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुँचाएं। इसके लिए हमें सारे उपाय, सुरक्षात्मक जो उपाय हैं उन्हें कर लेना चाहिए। तो ये था हमारा कार्यस्थल यानी हमारे वर्क प्लेस का भौतिक और रासायनिक पर्यावरण। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कार्यस्थल के सेकंड पॉइंट की यानी कि कार्य धरातल की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।